दबाव में निर्णय लेने की कला, डिसीजन मेकिंग अंडर प्रेशर। क्या आप कभी ऐसे हालात में फंसे हैं जहां एक सेकंड की देरी का मतलब भारी नुकसान हो सकता था? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दबाव में कैसे शांत रहते हैं और तुरंत सही फैसला ले लेते हैं? क्या ये कोई जन्मजात प्रतिभा है या सीखा जा सकता है? हेलो दोस्तों, आज हम दबाव में निर्णय लेने की कला यानी के डिसीजन मेकिंग अंडर प्रेशर के बारे में गहराई से जानेंगे। चाहे बिजनेस हो, सेना का युद्ध क्षेत्र हो या लीडरशिप की दुनिया, हर जगह तेजी से और सही फैसले लेना सबसे जरूरी स्किल मानी जाती है। इस ऑडियो बुक में हम सीखेंगे कि कैसे दिमाग तनाव में काम करता है, दबाव में सही निर्णय लेने की साइकोलॉजी क्या है, क्या तकनीकें हमें तुरंत और सही फैसला लेने में मदद कर सकती हैं। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। दबाव में दिमाग कैसे काम करता है? जब हम दबाव में होते हैं तो हमारा दिमाग दो तरीकों से प्रतिक्रिया देता है, फाइट, लड़ाई, या फ्लाइट, भागना। यह हमारी आंतरिक सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा है जो हमें खतरों से बचाने के लिए बनी है। लेकिन आधुनिक जिंदगी में हर चुनौती कोई जानलेवा खतरा नहीं होती। फिर भी हमारा दिमाग उसी तरह रिएक्ट करता है जैसे हम जंगल में किसी शेर के सामने खड़े हों। इससे कई बार हम जल्दबाजी में गलत फैसले ले लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम इस प्रक्रिया को नियंत्रित करना सीख लें? क्या हो अगर हम दबाव में भी सोच समझकर फैसले ले सकें? यही हमारा मकसद है, आपको वो तकनीकें सिखाना जिससे आप हर मुश्किल परिस्थिति में भी स्पष्ट सोच के साथ सही निर्णय ले सकें। आज हम सीखेंगे कि कैसे कुछ लोग दबाव में भी शांत रहते हैं, कौन से लीडर्स इस कला में माहिर थे, दबाव में शांत कैसे रहें। जब हम किसी मुश्किल स्थिति में होते हैं तो सबसे पहली चुनौती होती है अपने दिमाग को शांत रखना। घबराहट, तनाव और डर हमारी सोचने की क्षमता को कम कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दबाव में भी स्पष्ट रूप से सोचते हैं और सही निर्णय लेते हैं। आखिर वे ऐसा कैसे करते हैं? पहली बात जो समझने की जरूरत है वो ये है कि घबराहट एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। जब हमारा दिमाग किसी तनावपूर्ण स्थिति को महसूस करता है तो वो खतरे के संकेत भेजता है। इससे हमारी धड़कन तेज हो जाती है, सांसें तेज चलने लगती है और हमें घबराहट महसूस होती है। ये शरीर की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हजारों सालों से हमारे अंदर विकसित हुई है ताकि हम खतरों से बच सकें। लेकिन आज के दौर में जब हम किसी ऑफिस प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू या बड़े फैसले के सामने होते हैं तब ये घबराहट हमारे लिए मददगार नहीं होती। तो सवाल उठता है कि इसे कैसे कंट्रोल किया जाए। 1. गहरी सांस लेने की तकनीक, डीप ब्रीदिंग टेक्निक। जब हम घबराते हैं तो हमारी सांसें छोटी और तेज हो जाती है। इससे शरीर को यह संकेत मिलता है कि स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक है, जिससे दिमाग और ज्यादा तनाव में आ जाता है। लेकिन अगर हम जानबूझकर अपनी सांसों को गहरा और धीमा करें तो हमारा दिमाग शांत होने लगता है। ये तकनीक दुनिया भर के लीडर्स, खिलाड़ी और बिजनेस एक्सपर्ट्स इस्तेमाल करते हैं। कैसे करें? अपनी नाक से गहरी सांस लें और पेट तक हवा भरने दें। 4 सेकंड तक सांस को रोके रखें, फिर धीरे धीरे मुंह से सांस छोड़ें। ये प्रक्रिया 3 से 5 बार दोहराएं। ये बहुत साधारण सी तकनीक लगती है, लेकिन ये हमारे दिमाग को तुरंत शांत कर देती है
और सोचने की क्षमता को सुधारती है। 2. ये अस्थायी है खुद को याद दिलाना। जब भी हम तनाव में होते हैं तो हमें लगता है कि ये स्थिति हमेशा ऐसी ही रहेगी। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी मुश्किल परिस्थिति स्थायी नहीं होती। हर समस्या का हल होता है और हर कठिन समय बीत जाता है। इस विचार को बार बार खुद को याद दिलाने से हमारा दिमाग शांत रहता है और हम बिना घबराए सोच सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई क्रिकेटर आखिरी ओवर में बल्लेबाजी कर रहा हो और टीम को जीतने के लिए 10 रन चाहिए हो, तो वो खुद से कह सकता है, ये बस एक मैच है, मैं शांत रहूंगा और अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। इसी तरह, अगर कोई बिजनेस लीडर किसी कठिन फैसले के सामने हो, तो वो खुद को याद दिला सकता है, ये चुनौती अस्थायी है, मैं सही तरीके से सोचूंगा और समाधान निकालूंगा। 3. क्या सबसे बुरा हो सकता है? इस सवाल का इस्तेमाल करें। जब भी हम घबराते हैं तो हमारा दिमाग सबसे बुरी संभावनाओं के बारे में सोचने लगता है। लेकिन अगर हम खुद से ये सवाल करें, सबसे बुरा क्या हो सकता है, तो हमें अक्सर एहसास होता है कि स्थिति उतनी बुरी नहीं है जितनी हम सोच रहे थे। मान लीजिए कि आप किसी बड़ी मीटिंग में बोलने जा रहे हैं और आपको डर लग रहा है कि अगर आप गलती कर बैठे तो क्या होगा। अगर आप खुद से पूछें, सबसे बुरा क्या हो सकता है, तो जवाब आएगा कि हो सकता है लोग थोड़ी देर हंसें, लेकिन कुछ समय बाद कोई इसे याद भी नहीं रखेगा। इस विचार से डर कम हो जाता है और दिमाग शांत रहने लगता है। 4. अभ्यास और तैयारी का महत्व। दबाव में शांत रहने की सबसे अच्छी रणनीति यह है कि हम पहले से अभ्यास करें। जब कोई व्यक्ति बार बार किसी स्थिति का सामना करता है, तो उसका दिमाग उस परिस्थिति को सामान्य मानने लगता है और घबराहट कम हो जाती है। इसीलिए फौजियों को बार बार युद्ध की परिस्थितियों का अभ्यास कराया जाता है। डॉक्टरों को बार बार इमरजेंसी सिचुएशन से गुजारा जाता है और खिलाड़ी प्रैक्टिस के दौरान खुद को दबाव में डालते हैं। जितना ज्यादा हम किसी स्थिति का अभ्यास करेंगे, उतना ही कम हमारा दिमाग घबराएगा और हम सही फैसले लेने में सक्षम होंगे। दबाव में शांत रहना कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि ये सीखी जाने वाली एक कला है। इसके लिए हमें गहरी सांस लेने, परिस्थिति को अस्थायी मानने, सबसे बुरी संभावना पर विचार करने और लगातार अभ्यास करने की जरूरत होती है। जब हम इन तकनीकों को अपनाते हैं, तो हमारा दिमाग तनाव के बावजूद स्पष्ट रूप से सोच सकता है और हम सही निर्णय ले सकते हैं। आगे हम जानेंगे कि कैसे दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स और सफल लोग कठिन परिस्थितियों में भी सही फैसले लेते हैं। सफल लोग कठिन परिस्थितियों में कैसे फैसले लेते हैं? जब भी हम किसी बड़े लीडर, बिजनेस टाइकून या युद्ध क्षेत्र में अनुभवी जनरल को देखते हैं, तो हमें लगता है कि वे असाधारण क्षमता वाले लोग हैं। लेकिन अगर आप उनकी जीवन यात्रा को गौर से देखें, तो पाएंगे कि वे भी आम इंसानों की तरह घबराते थे, गलतियां करते थे और कई बार असमंजस में पड़ते थे। फिर ऐसा क्या है जो उन्हें आम लोगों से अलग बनाता है? सबसे बड़ी बात यह है कि सफल लोग तयशुदा मानसिक ढांचे, मेंटल फ्रेमवर्क के साथ काम करते हैं। उनके पास कुछ ऐसे सिद्धांत और तकनीकें होती हैं जिनके आधार पर वे जल्दी और सही निर्णय लेते हैं। इन तकनीकों को समझकर कोई भी व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में प्रभावी ढंग से निर्णय लेना सीख सकता है। 1. ओडीए लूप तकनीक।
ओडीए एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसे अमेरिकी वायुसेना के एक रणनीतिकार कर्नल जॉन बॉयड ने विकसित किया था। ये 4 चरणों में काम करता है। ऑब्जर्व, देखना, सबसे पहले स्थिति को ध्यान से समझें। आसपास क्या हो रहा है, कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं, किन चीजों को प्राथमिकता देनी चाहिए, इन सब पर ध्यान दें। ओरिएंट, समझना, स्थिति की व्याख्या करें। अपनी पुरानी जानकारी, अनुभव और उपलब्ध डेटा के आधार पर समझें कि आगे क्या हो सकता है। डिसाइड, निर्णय लेना, अब त्वरित लेकिन तार्किक निर्णय लें। बहुत ज्यादा सोचने में समय बर्बाद न करें, बल्कि अपनी समझ और अनुभव के आधार पर तुरंत आगे बढ़ें। एक्ट, कार्रवाई करना, जो निर्णय लिया है उसे अमल में लाएं और स्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया दें। ये तकनीक खासकर उन लोगों के लिए बहुत मददगार होती है जो बार बार निर्णय लेने की स्थिति में आते हैं, जैसे कि बिजनेस लीडर्स, फौजी कमांडर, डॉक्टर और खिलाड़ी। 2-40-70 नियम, कम जानकारी में भी निर्णय लेने की कला। अक्सर लोग निर्णय लेने से डरते हैं क्योंकि उनके पास पूरी जानकारी नहीं होती। वे सोचते रहते हैं, चीजों को टालते रहते हैं और इस चक्कर में सही समय निकाल देते हैं। लेकिन सफल लीडर्स इस जाल में नहीं फंसते। अमेरिका के एक प्रसिद्ध जनरल कोलिन पॉवेल ने एक नियम बताया था जिसे 40-70 नियम कहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास किसी समस्या को हल करने के लिए 40% से कम जानकारी है, तो आपको निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये अंधेरे में तीर चलाने जैसा होगा। लेकिन अगर आपके पास 70% से ज्यादा जानकारी है, तो आप शायद निर्णय लेने में बहुत देर कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास 40% से 70% के बीच जानकारी है, तो आपको तुरंत निर्णय ले लेना चाहिए। इसका कारण यह है कि अगर आप और ज्यादा जानकारी जुटाने में समय लगाएंगे, तो स्थिति बदल सकती है और फैसला लेने का सही मौका हाथ से निकल सकता है। बड़े बिजनेस लीडर और सेना के अधिकारी इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। वे 100% जानकारी का इंतजार नहीं करते, बल्कि जितनी जरूरी जानकारी होती है उसी के आधार पर निर्णय लेते हैं। 3. पहले सिद्धांतों पर विचार करना, फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। एलोन मस्क और स्टीव जॉब्स जैसे लोग कठिन निर्णयों में इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब यह है कि किसी भी समस्या को उसकी मूलभूत जड़ों तक ले जाकर समझा जाए, बजाय इसके कि सिर्फ सतही चीजों को देखकर निष्कर्ष निकाला जाए। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बिजनेस शुरू करना चाहता है, लेकिन वो सोचता है कि सब कह रहे हैं कि बिजनेस में बहुत पैसा लगता है, इसलिए मैं शुरू नहीं कर सकता। ये एक सतही सोच है। लेकिन अगर वो फर्स्ट प्रिंसिपल पर जाए, तो वो पूछेगा, असल में बिजनेस के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है? क्या बिना ज्यादा खर्च के भी इसे शुरू किया जा सकता है? ऐसे ही जब एलोन मस्क ने स्पेस एक्स शुरू किया, तब सबने कहा कि स्पेस इंडस्ट्री में एंट्री लेना असंभव है, क्योंकि रॉकेट बनाना बहुत महंगा है। लेकिन मस्क ने सोचा, रॉकेट बनाने में किन किन चीजों की जरूरत होती है? क्या ये चीजें कम लागत में उपलब्ध हो सकती हैं? इस सोच के आधार पर उन्होंने स्पेस एक्स खड़ा किया और पूरी स्पेस इंडस्ट्री को बदल दिया। अगर हम भी किसी निर्णय को उसकी मूलभूत जड़ों से समझें, तो हमारे निर्णय ज्यादा तर्कसंगत और प्रभावी होंगे। 4. हमेशा 2 विकल्प न सोचें, तीसरा रास्ता खोजें। जब हम दबाव में होते हैं,
तो अक्सर हमारे दिमाग में सिर्फ दो विकल्प दिखते हैं, या तो ये करो या वो करो। लेकिन कई बार सही उत्तर इन दोनों से अलग कहीं और होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अब्राहम लिंकन के जीवन से लिया जा सकता है। जब अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था, तो लोगों ने उनसे कहा कि या तो वे दक्षिणी राज्यों से पूरी तरह युद्ध करें या उन्हें अलग होने दें। लेकिन लिंकन ने एक तीसरा रास्ता खोजा। उन्होंने युद्ध को इतना सोच समझ कर लड़ा कि अंत में अमेरिका एकजुट भी रहा और गुलामी भी खत्म हुई। इसी तरह जब भी आप किसी बड़े निर्णय के सामने हो और आपको लगे कि बस दो ही रास्ते हैं, तो एक पल रुकें और सोचें, क्या कोई तीसरा विकल्प भी हो सकता है? कई बार यही तीसरा रास्ता सबसे बेहतर समाधान होता है। 5. गलतियों से सीखने की आदत। फेल फास्ट, लर्न फास्ट। सफल लीडर्स जानते हैं कि हर निर्णय सही नहीं हो सकता। वे ये नहीं सोचते कि अगर मैं गलत हो गया तो क्या होगा, बल्कि वे ये सोचते हैं कि अगर ये गलत भी हुआ तो मैं इससे क्या सीख सकता हूं। जब थॉमस एडिसन बल्ब बना रहे थे, तब उन्होंने हजारों बार असफलता देखी, लेकिन वे हर बार सीखते गए और आखिरकार सही समाधान तक पहुंचे। जब कोई भी व्यक्ति ये स्वीकार कर लेता है कि गलतियां होना स्वाभाविक है और असफलता सिर्फ सीखने का एक तरीका है, तो उसका डर कम हो जाता है। वो तेजी से निर्णय लेता है और अपनी गलतियों से सुधार करता है। अगर आप किसी फैसले को लेकर बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं, तो खुद से ये सवाल करें, अगर ये गलत भी हुआ तो मैं इससे क्या सीख सकता हूं? जब आप इस नजरिए से सोचेंगे, तो आपके निर्णय लेने की गति और गुणवत्ता दोनों बढ़ जाएंगी। तनाव में दिमाग कैसे काम करता है और इसे नियंत्रण में कैसे रखें? जब भी हम किसी दबाव वाली स्थिति में होते हैं, तो हमारे दिमाग की प्रतिक्रिया आमतौर पर 3 तरीकों में से एक होती है। लड़ो, फाइट, भागो, फ्लाइट, या जम जाओ, फ्रीज। ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो हमारे पूर्वजों के समय से चली आ रही है। जब वे जंगलों में रहते थे और किसी खतरे का सामना करते थे, तो उनका दिमाग बिजली की तेजी से निर्णय लेता था। या तो शिकार से लड़ो, वहां से भाग जाओ, या पूरी तरह रुक जाओ ताकि दुश्मन ध्यान न दे। आज की आधुनिक दुनिया में हम शेर या भालू का सामना तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं, जैसे किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में, परीक्षा के समय या किसी बड़े निर्णय के दौरान, तो हमारा दिमाग वही पुरानी प्रतिक्रिया देने लगता है। कभी कभी हम बहुत गुस्से में प्रतिक्रिया देते हैं, फाइट। कभी हम फैसला लेने से बचने की कोशिश करते हैं, फ्लाइट। और कई बार हम पूरी तरह जड़ होकर सोचने की क्षमता ही खो देते हैं, फ्रीज। लेकिन क्या इसे बदला जा सकता है? हां, क्योंकि सफल लोग कठिन परिस्थितियों में शांत रहते हैं और तर्कसंगत निर्णय लेते हैं। यह संभव है क्योंकि वे अपने दिमाग को प्रशिक्षित करते हैं कि तनाव में भी सही तरीके से सोचना जारी रखें। आइए समझते हैं कि वे ये कैसे करते हैं। 1. दिमागी तनाव को तुरंत नियंत्रित करने की तकनीकें। तनावपूर्ण स्थिति में दिमाग की प्रतिक्रिया को बदलने का सबसे पहला तरीका है सांसों पर नियंत्रण। जब हम घबराते हैं, तो हमारी सांसें तेज हो जाती हैं, जिससे दिमाग को यह संकेत मिलता है कि स्थिति खतरे वाली है। लेकिन अगर हम अपनी सांसों को धीरे धीरे और गहराई से लेने लगे, तो दिमाग को एक नया संकेत मिलता है,
सब कुछ ठीक है, खतरा उतना बड़ा नहीं है। इसलिए जब भी आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय के सामने हो और महसूस करें कि आपका दिमाग घबरा रहा है, तो तुरंत एक सरल तकनीक आजमाएं। 4-7-8 तकनीक। 4 सेकंड तक गहरी सांस लें। 7 सेकंड तक उसे रोक कर रखें। 8 सेकंड तक धीरे धीरे छोड़ें। यह प्रक्रिया आपके दिमाग को तुरंत शांत कर देती है और आपको स्पष्ट रूप से सोचने में मदद करती है। एक और तकनीक है ग्राउंडिंग टेक्निक। ग्राउंडिंग टेक्निक। जब तनाव बहुत ज्यादा हो, तो अपने दिमाग को वर्तमान में लाने के लिए यह करें। चीजें देखें। अपने आसपास जो भी चीजें हैं, उन्हें ध्यान से देखें और उनके रंगरूप पर गौर करें। चीजें छुएं। अपनी कुर्सी, मेज, कपड़े या कोई भी चीज छूकर महसूस करें। चीजें सुनें। आसपास की आवाजों को ध्यान से सुनें। चीजें सूंघें। कोई खुशबू लें, जैसे पेन, किताब या कोई और चीज। चीज का स्वाद लें। अगर संभव हो तो कुछ खाएं या अपनी जीभ पर ध्यान दें। ये तकनीक दिमाग को वर्तमान में लाने में मदद करती है और तनाव को कम करती है, जिससे आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं। 2. नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदलना। जब हम दबाव में होते हैं, तो दिमाग सबसे पहले नकारात्मक संभावनाओं पर ध्यान देता है। हम सोचने लगते हैं कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, या अगर मैंने गलत निर्णय ले लिया तो सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जो लोग कठिन परिस्थितियों में बेहतरीन फैसले लेते हैं, वे अपने दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित करते हैं कि वो समस्या पर नहीं, बल्कि समाधान पर केंद्रित रहें। इसका एक तरीका है, क्या होगा अगर को बदलकर कैसे करूं में बदलना। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई है और आपको डर लग रहा है कि क्या होगा अगर मैं इसे ठीक से पूरा नहीं कर पाया। इस सोच को बदलें और पूछें, मैं इसे सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए क्या कर सकता हूं। जब भी आप क्या होगा अगर सोचते हैं, तो आपका दिमाग संभावित खतरे देखने लगता है। लेकिन जब आप कैसे करूं सोचते हैं, तो दिमाग संभावित समाधान ढूंढने लगता है। इसी तरह एक और तकनीक है, सबसे बुरा क्या हो सकता है को स्वीकार करना। बहुत से सफल लोग ये तकनीक अपनाते हैं। वे खुद से पूछते हैं, अगर ये निर्णय गलत हुआ तो सबसे बुरा क्या हो सकता है और क्या मैं इसे संभाल सकता हूं। 90% मामलों में जब आप इस सवाल का जवाब देंगे, तो पाएंगे कि सबसे बुरा भी इतना बुरा नहीं है कि उसे संभाला न जा सके। इससे आपका डर कम हो जाता है और आप बिना झिझक के निर्णय ले पाते हैं। 3. बार बार फैसले लेने का अभ्यास करें। दबाव में निर्णय लेना भी एक सीखने योग्य कौशल है। ये ऐसा नहीं है कि कुछ लोग जन्म से ही इसमें माहिर होते हैं और बाकी लोग नहीं, बल्कि जो लोग इसमें निपुण होते हैं, वे इसे अभ्यास के जरिए विकसित करते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका है छोटे छोटे निर्णय जल्दी लेना। अगर आप छोटी छोटी बातों पर भी बहुत देर तक सोचते हैं, तो आपका दिमाग हर निर्णय को बड़ा और जटिल मानने लगता है। लेकिन अगर आप रोजमर्रा के छोटे निर्णय तेजी से लेना शुरू कर दें, तो आपका दिमाग खुद ही तेज निर्णय लेने का अभ्यास करने लगेगा। उदाहरण के लिए, जब आप रेस्तरां में जाएं, तो ज्यादा देर न सोचें कि क्या खाना चाहिए। तुरंत फैसला लें।
जब किसी दोस्त से मिलने जाना हो तो बहुत ज्यादा सोच विचार न करें कि किस समय जाएं, बस तय करें और निकले। अगर कोई आपको दो विकल्प देता है तो तुरंत एक चुनने की आदत डालें। छोटे छोटे फैसलों पर तेजी से निर्णय लेने से आपका दिमाग बड़े फैसलों के लिए भी तैयार हो जाता है। और जब आप किसी दबाव वाली स्थिति में होते हैं तो आपका मस्तिष्क पहले से ही तेजी से सोचने और सही निर्णय लेने के लिए अभ्यास कर चुका होता है। 4. भावनाओं को नियंत्रित रखना। तनाव में लिए गए निर्णय कई बार गलत हो जाते हैं क्योंकि हम गुस्से, डर, हताशा या संकोच में आकर फैसले लेते हैं। जो लोग कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेते हैं वे अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखते हैं। इसके लिए एक बेहतरीन तकनीक है 3 सेकंड रूल। अगर आप किसी भी स्थिति में भावनात्मक प्रतिक्रिया देने वाले हैं तो 3 सेकंड रुकें, गहरी सांस लें और सोचें कि क्या मैं इस प्रतिक्रिया को बाद में भी सही मानूंगा। अगर जवाब नहीं है तो अपने निर्णय पर दोबारा विचार करें। ये छोटी सी आदत आपके कई गलत फैसलों को बचा सकती है। जो लोग महान निर्णयकर्ता होते हैं वे हमेशा एक सिद्धांत अपनाते हैं, भावनाओं को महसूस करो लेकिन निर्णय तर्क से लो। जब आप इस आदत को विकसित कर लेते हैं तो आप किसी भी तनावपूर्ण स्थिति में भी शांत रहते हैं और सही निर्णय ले पाते हैं। तेज और प्रभावी निर्णय लेने की रणनीतियां। जब हम दबाव में होते हैं तो निर्णय लेने का पूरा तरीका बदल जाता है। हमारा दिमाग तनाव में तर्कसंगत सोच की बजाय भावनाओं पर निर्भर होने लगता है और इससे अक्सर गलत फैसले हो सकते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हम कुछ रणनीतियां अपनाएं जो हमें तेज और प्रभावी निर्णय लेने में मदद करें। 1. प्राथमिकता तय करना। किस पर ध्यान दें और किसे छोड़े। दबाव की स्थिति में सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वो है प्राथमिकता तय करना। जब हमारे सामने कई चीजें एक साथ होती हैं तो हमारा दिमाग उलझ जाता है और निर्णय लेने में समय लगने लगता है। लेकिन जो लोग बेहतरीन निर्णय लेते हैं वे तुरंत ये समझ जाते हैं कि सबसे जरूरी क्या है और क्या नजरअंदाज किया जा सकता है। इसे समझने के लिए हम 80/20 नियम का उपयोग कर सकते हैं जिसे पारेटो सिद्धांत भी कहा जाता है। ये नियम कहता है कि हमारी 80% समस्याएं केवल 20% कारणों से आती है और हमारी 80% सफलता भी केवल 20% प्रयासों से मिलती है। मतलब ये कि अगर आपके सामने 10 चीजें हैं तो उन 2 से 3 चीजों को पहचानें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और बाकी चीजों पर ज्यादा समय बर्बाद न करें। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और समय कम है तो देखें कि कौन से काम सबसे ज्यादा प्रभाव डालेंगे। पहले उन्हें करें, फिर बाकी चीजों पर ध्यान दें। इससे आप जल्दी और बेहतर निर्णय ले पाएंगे। 2. 5 सेकंड नियम। तेज निर्णय लेने की तकनीक। अगर कोई निर्णय बहुत छोटा है लेकिन आप सोचते रह जाते हैं तो 5 सेकंड नियम अपनाएं। जब भी आपको किसी छोटे फैसले पर सोचना पड़े तो 5 सेकंड के अंदर निर्णय लें और आगे बढ़ें। बहुत बार हम छोटे छोटे फैसलों पर जरूरत से ज्यादा सोचते हैं जिससे हमारा दिमाग धीरे धीरे हर निर्णय को बड़ा मानने लगता है। इससे निर्णय लेने की आदत कमजोर हो जाती है। लेकिन अगर आप छोटे फैसलों को जल्दी लेना सीख लें तो आपके दिमाग की निर्णय लेने की क्षमता तेज हो जाएगी
और जब कोई बड़ा फैसला लेना होगा तब भी आप झिझकेंगे नहीं। 3. इंस्टिंक्ट बनाम विश्लेषण। कब सोचें और कब तुरंत फैसला लें। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें हमें गहराई से सोचकर लेना चाहिए, लेकिन कुछ फैसले झटपट लेना जरूरी होता है। हमें ये सीखना होगा कि कौन से निर्णय त्वरित लेने चाहिए और किन पर सोचने का समय देना चाहिए। अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में निर्णय ले रहे हैं जिसमें आपका अनुभव अच्छा है, तो अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करें। लेकिन अगर फैसला बहुत बड़ा है और इसमें कई अलग अलग पहलू शामिल हैं, तो विश्लेषण करें, अलग अलग दृष्टिकोण देखें और फिर निर्णय लें। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी नए कर्मचारी को हायर कर रहे हैं, तो जल्दबाजी न करें। उसके अनुभव, योग्यता और व्यवहार का पूरा विश्लेषण करें। लेकिन अगर आपको किसी मीटिंग में तुरंत प्रतिक्रिया देनी है, तो अपने अनुभव के आधार पर तेज निर्णय लें। 4. सीमित विकल्पों का नियम। ज्यादा विकल्प ज्यादा उलझन। अगर आपके पास किसी निर्णय के लिए बहुत सारे विकल्प हैं, तो आपका दिमाग ज्यादा उलझ जाएगा और निर्णय लेना कठिन हो जाएगा। इसलिए जब भी कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना हो, तो विकल्पों की संख्या सीमित करें। मान लीजिए, आपको एक नई गाड़ी खरीदनी है और 20 अलग अलग गाड़ियों की लिस्ट है। अगर आप हर एक पर बहुत ज्यादा रिसर्च करेंगे, तो दिमाग थक जाएगा और सही फैसला लेना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पहले से तय करें कि आपको सिर्फ 3 से 4 अच्छे विकल्पों पर ध्यान देना है, फिर उनमें से सबसे अच्छा चुनें। 5. पूर्व निर्धारित निर्णय। पहले से तय रणनीति बनाना। बहुत से सफल लोग अपने रोजमर्रा के कई फैसले पहले से तय कर लेते हैं, जिससे वे ज्यादा महत्वपूर्ण फैसलों के लिए दिमाग की ऊर्जा बचा पाते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ बड़े बिजनेस लीडर हर दिन एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं, ताकि उन्हें हर सुबह ये तय न करना पड़े कि क्या पहनना है। इस छोटी सी तकनीक से वे अपने दिमाग को ज्यादा बड़े फैसलों के लिए तैयार रखते हैं। इसी तरह आप अपने जीवन में कुछ चीजों को पहले से तय कर सकते हैं। हर रोज तय समय पर व्यायाम करना, ऑफिस में पहले से एक रूपरेखा बना लेना कि कौन से काम पहले करने हैं, खाने के लिए पहले से एक सूची बना लेना ताकि बार बार न सोचना पड़े। जब आप छोटे फैसलों को पहले से तय कर लेते हैं, तो आपका दिमाग ज्यादा महत्वपूर्ण निर्णयों पर बेहतर तरीके से काम कर सकता है। 6. भावनाओं से दूर रहना, तटस्थ होकर निर्णय लेना। जब हम तनाव में होते हैं, तो हमारी भावनाएं निर्णय लेने में बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। कई बार हम गुस्से, डर, चिंता या अति उत्साह में गलत फैसले ले लेते हैं। इसलिए जो लोग बेहतरीन निर्णय लेते हैं, वे भावनाओं से अलग होकर सोचते हैं। अगर आप किसी बड़े फैसले पर हैं और आपको लग रहा है कि आप गुस्से या डर की वजह से निर्णय ले रहे हैं, तो खुद से एक सवाल पूछें, अगर मैं बिल्कुल शांत होता और मुझे कोई भावनात्मक दबाव न होता, तो मैं क्या फैसला लेता? ये सवाल आपको तटस्थ होकर सोचने में मदद करेगा और आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे। 7. भविष्य की कल्पना, दीर्घकालिक परिणामों पर ध्यान देना। हम अक्सर जल्दी में गलत फैसले इसलिए लेते हैं क्योंकि हम केवल वर्तमान के बारे में सोचते हैं और भविष्य के प्रभावों पर ध्यान नहीं देते। लेकिन सबसे अच्छे निर्णय लेने वाले लोग हर फैसले के दीर्घकालिक परिणामों के बारे में सोचते हैं। अगर आप किसी कठिन निर्णय के सामने हैं,
तो खुद से 3 सवाल पूछें। अगर मैं ये फैसला लूं, तो 1 हफ्ते बाद इसका क्या असर होगा? 1 साल बाद इसका क्या असर होगा? 5 साल बाद ये फैसला सही लगेगा या नहीं? अगर आपका जवाब सकारात्मक है, तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ समय बाद ये निर्णय गलत साबित हो सकता है, तो दोबारा सोचें। 8. फीडबैक और सुधार। गलत फैसलों से सीखना। कोई भी इंसान 100% सही फैसले नहीं ले सकता, लेकिन जो लोग सफल होते हैं, वे गलत फैसलों से सीखते हैं। अगर आप कोई निर्णय लेते हैं और वो सही नहीं निकलता, तो घबराने की जरूरत नहीं है। खुद से पूछें, इस फैसले में क्या गलती हुई? अगली बार मैं इसे कैसे सुधार सकता हूं? क्या मैंने जल्दबाजी की थी या ज्यादा सोच लिया था? अगर आप हर फैसले के बाद उसका विश्लेषण करते हैं, तो आपकी निर्णय लेने की क्षमता हर दिन बेहतर होती जाएगी। इस तरह तेज और प्रभावी निर्णय लेने के लिए आपको सही रणनीतियां अपनानी होंगी। जब आप प्राथमिकता तय करना, विकल्प सीमित रखना, भविष्य के परिणामों पर ध्यान देना और भावनाओं को नियंत्रण में रखना सीख जाते हैं, तो आप हर स्थिति में बेहतर फैसले ले सकते हैं। जटिल समस्याओं का विश्लेषण और सही निर्णय लेने की उन्नत तकनीकें। जब हम किसी साधारण स्थिति में निर्णय लेते हैं, तो हमारी सामान्य सोच और अनुभव काफी होते हैं। लेकिन जब कोई समस्या बहुत जटिल हो जाती है, तो उसे हल करने के लिए गहरी सोच और उन्नत तकनीकों की जरूरत होती है। जटिल समस्याएं कई स्तरों पर काम करती हैं, जिनमें कई कारक जुड़े होते हैं। इसलिए हमें समस्या को छोटे हिस्सों में बांटकर सही विश्लेषण करना सीखना होगा, ताकि हम किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति में प्रभावी और तार्किक निर्णय ले सकें। 1. जटिल समस्याओं को छोटे भागों में विभाजित करना। कई बार जब हम किसी जटिल समस्या का सामना करते हैं, तो हमारा दिमाग उसे एक बड़े और भयानक रूप में देखता है। ये समस्या को हल करने की बजाय हमें उलझन और तनाव में डाल देता है। इसलिए सबसे पहला कदम ये होता है कि हम समस्या को छोटे छोटे भागों में तोड़ें। इसे हम डिकम्पोजिंग द प्रॉब्लम कहते हैं, यानी किसी समस्या को उसकी मूलभूत इकाइयों में विभाजित करना। जब हम ऐसा करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि समस्या के अंदर कई छोटे छोटे पहलू हैं और उनमें से कुछ को हम तुरंत हल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपकी कंपनी में किसी नए सॉफ्टवेयर को लागू करना है, लेकिन इससे जुड़े कई मुद्दे हैं। कर्मचारियों का प्रशिक्षण, पुराने डेटा का स्थानांतरण, सुरक्षा उपाय, बजट आदि। अगर आप इन सबको एक साथ देखने की कोशिश करेंगे, तो समस्या बहुत बड़ी लगेगी। लेकिन अगर आप इसे अलग अलग भागों में तोड़कर देखें, तो आप पहले प्रशिक्षण की योजना बना सकते हैं, फिर डेटा स्थानांतरण के लिए एक अलग रणनीति बना सकते हैं, और फिर सुरक्षा उपायों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जब कोई समस्या छोटे हिस्सों में विभाजित हो जाती है, तो इसे हल करना आसान हो जाता है। 2. जड़ कारणों की खोज। समस्या की असली वजह समझना। कई बार समस्या के लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन असली कारण छिपे रहते हैं। अगर हम केवल लक्षणों को हल करने की कोशिश करेंगे, तो समस्या कुछ समय बाद फिर से आ जाएगी। इसलिए हमें समस्या के असली कारण को समझने की जरूरत होती है। इसे हल करने के लिए एक बहुत प्रभावी तकनीक है 5 Why एनालिसिस, यानी 5 बार क्यों पूछना। इस तकनीक के अनुसार, जब भी कोई समस्या हो,
तो 5 बार क्यों पूछें, ताकि उसकी असली जड़ तक पहुंचा जा सके। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि किसी कंपनी में उत्पाद की बिक्री कम हो रही है। 1, पहली बार पूछें, बिक्री कम क्यों हो रही है? क्योंकि ग्राहक उत्पाद में रुचि नहीं दिखा रहे। 2, दूसरी बार पूछें, ग्राहक रुचि क्यों नहीं दिखा रहे? क्योंकि वे इसे महंगा मान रहे हैं। 3, तीसरी बार पूछें, वे इसे महंगा क्यों मान रहे हैं? क्योंकि प्रतियोगी कंपनियां इससे सस्ता उत्पाद बेच रही हैं। 4, चौथी बार पूछें, प्रतियोगी कंपनियां सस्ता उत्पाद कैसे बेच रही हैं? क्योंकि उनका उत्पादन लागत कम है। 5, पांचवी बार पूछें, उनका उत्पादन लागत कम क्यों है? क्योंकि वे नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर कंपनी को अपनी बिक्री बढ़ानी है, तो उसे अपने उत्पादन लागत को कम करने या नई तकनीकों को अपनाने पर ध्यान देना होगा। इस तरह 5 Why एनालिसिस हमें असली समस्या तक पहुंचाने में मदद करता है। 3, निर्णय लेने के लिए गणितीय मॉडल और डेटा का उपयोग। कई बार हम अपने अनुभव और भावनाओं के आधार पर फैसले लेते हैं, लेकिन जटिल समस्याओं के लिए हमें डेटा और विश्लेषण का उपयोग करना चाहिए। जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, तो हमें तथ्य और आंकड़ों का सहारा लेना चाहिए। डिसीजन ट्री एनालिसिस एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम अलग-अलग विकल्पों को शाखाओं के रूप में व्यवस्थित करते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प सबसे बेहतर परिणाम देगा। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि कोई कंपनी तय कर रही है कि उसे एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए या नहीं। इसके लिए वो 2 विकल्पों को एक पेड़ के रूप में व्यवस्थित करेगी। पहला विकल्प, प्रोडक्ट लॉन्च करें। संभावित परिणाम, अच्छा मुनाफा या नुकसान। दूसरा विकल्प, प्रोडक्ट लॉन्च न करें। संभावित परिणाम, वर्तमान स्थिति बनी रहेगी। इसके बाद प्रत्येक विकल्प के तहत आने वाले संभावित परिणामों की गणना की जाती है और ये देखा जाता है कि कौन सा निर्णय बेहतर रहेगा। इस तरह की गणना हमें बताती है कि तर्कसंगत रूप से कौन सा निर्णय सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। 4, ग्रुप डिस्कशन और अलग-अलग दृष्टिकोण से मूल्यांकन। कई बार हम अकेले निर्णय लेते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए किसी भी जटिल समस्या को हल करने के लिए ग्रुप डिस्कशन बहुत फायदेमंद होता है। जब अलग-अलग दृष्टिकोण वाले लोग समस्या पर विचार करते हैं, तो नए और अनदेखे पहलू सामने आते हैं। लेकिन ग्रुप डिस्कशन को प्रभावी बनाने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। पहले हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अपनी राय रखने दें। दूसरों की राय को तुरंत गलत न कहें, बल्कि तर्क के आधार पर चर्चा करें। हर संभावित समाधान के फायदे और नुकसान की सूची बनाएं। इस प्रक्रिया से समस्या के ऐसे समाधान मिल सकते हैं जो अकेले सोचने पर हमें नहीं दिखते। 5, जटिल समस्याओं के लिए त्वरित निर्णय लेने की तकनीक। कुछ जटिल समस्याएं ऐसी होती हैं जिनमें सोचने के लिए समय नहीं होता। ऐसी स्थिति में हमें त्वरित निर्णय लेने की जरूरत होती है। इसके लिए ओडीए लूप तकनीक बहुत मददगार होती है। ओडीए का पूरा नाम है ऑब्जर्व, अवलोकन करें, स्थिति को ध्यान से देखें, ओरिएंट, मूल्यांकन करें, परिस्थिति को समझें और उसके प्रभावों का विश्लेषण करें। डिसाइड, निर्णय लें,
उपलब्ध जानकारी के आधार पर सबसे अच्छा निर्णय चुनें। एक्ट, कार्रवाई करें। तुरंत उस निर्णय को लागू करें। ये तकनीक विशेष रूप से उन परिस्थितियों में काम आती है जहां त्वरित और सही निर्णय लेने की जरूरत होती है, जैसे कि व्यापारिक सौदे, आपातकालीन चिकित्सा स्थिति या संकट प्रबंधन। जब भी हम किसी जटिल समस्या का सामना करते हैं, तो उसे हल करने के लिए हमें तार्किक और व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। समस्या को छोटे भागों में तोड़ना, जड़ कारणों को खोज निकालना, डेटा और विश्लेषण का उपयोग करना, ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से अलग अलग दृष्टिकोण लेना और त्वरित निर्णय लेने की तकनीकों को अपनाना, ये सभी रणनीतियां हमें किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति में सही निर्णय लेने में मदद कर सकती है। मानसिक स्पष्टता और निर्णय लेने की शक्ति को विकसित करना। जब हम निर्णय लेते हैं, तो हमारे दिमाग में कई प्रकार की प्रक्रियाएं चलती हैं। कभी कभी हमें तुरंत निर्णय लेना पड़ता है, तो कभी हमें गहराई से सोचने की जरूरत होती है। लेकिन कई बार अत्यधिक विचार करने से निर्णय लेने में देरी हो जाती है, जिससे अवसर हाथ से निकल सकते हैं। इसलिए ये समझना जरूरी है कि मानसिक स्पष्टता कैसे विकसित करें और किस प्रकार अपनी निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करें। मानसिक स्पष्टता का अर्थ है स्पष्ट सोच, बिना किसी भ्रम या अनावश्यक उलझनों के एक ठोस दृष्टिकोण रखना। एक, मानसिक स्पष्टता क्यों महत्वपूर्ण है? जब हमारा मन स्पष्ट होता है, तो हम किसी भी परिस्थिति को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और तर्कसंगत निर्णय ले सकते हैं। मानसिक स्पष्टता न केवल व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि पेशेवर जीवन में भी बेहद आवश्यक होती है। ये हमें आत्मविश्वास से भर देती है और हमें सही और गलत का फर्क समझने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, किसी बड़े व्यापारिक निर्णय में यदि मानसिक स्पष्टता नहीं होगी, तो हो सकता है कि व्यक्ति जल्दबाजी में एक गलत सौदा कर ले। इसी तरह किसी जटिल समस्या का हल निकालते समय अगर हमारे विचार भ्रमित होंगे, तो हम सही समाधान तक नहीं पहुंच पाएंगे। 2, मानसिक स्पष्टता को प्रभावित करने वाले कारक। कई ऐसे कारक हैं जो हमारे मानसिक स्पष्टता को प्रभावित कर सकते हैं। सबसे सामान्य कारक है अत्यधिक सोच, ओवरथिंकिंग। जब हम किसी एक चीज के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, तो हमारा दिमाग थक जाता है और हम सही निर्णय नहीं ले पाते। भावनात्मक अस्थिरता। जब हम गुस्से, दुख या डर की स्थिति में होते हैं, तो हमारी सोचने की क्षमता कमजोर हो जाती है। तनाव और थकान। जब हमारा शरीर और दिमाग थका हुआ होता है, तो हम चीजों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। अव्यवस्थित दिनचर्या, अनियमित जीवन शैली, खराब खान-पान और कम नींद भी मानसिक स्पष्टता को प्रभावित करते हैं। यदि हमें अपने निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करना है, तो हमें इन कारकों को पहचानकर इन्हें नियंत्रित करना होगा। 3, मानसिक स्पष्टता बढ़ाने के तरीके। अब सवाल ये उठता है कि मानसिक स्पष्टता को कैसे बढ़ाया जाए? इसके लिए कुछ प्रभावी तरीके अपनाए जा सकते हैं। माइंडफुलनेस और ध्यान, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। माइंडफुलनेस यानी जागरूकता बढ़ाने की प्रक्रिया मानसिक स्पष्टता को बेहतर बनाने में बहुत मदद करती है। जब हम वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना सीखते हैं, तो हमारी सोचने की शक्ति मजबूत होती है और अनावश्यक उलझनों से बच सकते हैं। ध्यान एक प्रभावी तरीका है
जिससे हम अपने विचारों को व्यवस्थित कर सकते हैं। प्रतिदिन केवल 10 से 15 मिनट का ध्यान भी हमारे मानसिक संतुलन को सुधार सकता है और हमारी सोचने की क्षमता को तेज कर सकता है। तर्कसंगत सोच, लॉजिकल थिंकिंग विकसित करना। किसी भी जटिल स्थिति में हमें पहले भावनाओं से हटकर तर्क पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए हमें तथ्यों को देखना होगा और अपनी सोच को व्यवस्थित करना होगा। जब भी कोई समस्या सामने आए तो निम्नलिखित प्रश्न पूछें। ये समस्या किससे संबंधित है? इस समस्या का वास्तविक कारण क्या है? इस समस्या को हल करने के लिए मेरे पास क्या विकल्प है? कौन सा विकल्प सबसे अच्छा परिणाम देगा? इस प्रकार के प्रश्न पूछने से हमारा दिमाग तर्कसंगत रूप से सोचना शुरू करता है और हम बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना। अगर हमारे लक्ष्य ही स्पष्ट नहीं होंगे तो हम कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। कई बार लोग इसी वजह से भ्रमित रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि वे क्या चाहते हैं। इसलिए मानसिक स्पष्टता के लिए ये आवश्यक है कि हम अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें। उदाहरण के लिए, अगर किसी को अपने करियर में आगे बढ़ना है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसे किस क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करनी है, तो वो हमेशा उलझन में रहेगा। लेकिन अगर वो पहले ये तय कर ले कि वो किस दिशा में जाना चाहता है, तो उसके निर्णय लेने की प्रक्रिया बहुत आसान हो जाएगी। व्यवस्थित जीवन शैली अपनाना। हमारा दिमाग तभी अच्छे से काम करता है जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी जीवन शैली को सुधारें। इसमें शामिल है पर्याप्त नींद लेना, जिससे हमारा दिमाग तरोताजा रह सके, संतुलित आहार लेना, जिससे दिमाग को सही पोषण मिले, नियमित व्यायाम करना, जिससे शरीर और दिमाग दोनों सक्रिय बने रहें, समय समय पर ब्रेक लेना ताकि अत्यधिक मानसिक दबाव न पड़े। 4. प्रभावी निर्णय लेने की रणनीतियां। अब जब हमने मानसिक स्पष्टता के बारे में समझ लिया, तो ये जानना जरूरी है कि इसे निर्णय लेने में कैसे इस्तेमाल किया जाए। निर्णय लेने की कुछ प्रभावी रणनीतियां निम्नलिखित हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया को चरणों में विभाजित करें। जब कोई बड़ा निर्णय लेना हो, तो उसे छोटे छोटे चरणों में बांट दें। 1. समस्या को परिभाषित करें। 2. संभावित विकल्पों की सूची बनाएं। 3. हर विकल्प के फायदे और नुकसान का विश्लेषण करें। 4. सबसे उचित विकल्प चुनें। 5. उस निर्णय को लागू करें और उसके प्रभावों का निरीक्षण करें। 60-40 नियम अपनाएं। कई बार लोग इस उलझन में रहते हैं कि उन्हें निर्णय तुरंत लेना चाहिए या इंतजार करना चाहिए। इसके लिए 60-40 नियम बहुत उपयोगी होता है। इस नियम के अनुसार, अगर आपके पास किसी निर्णय से संबंधित 60% जानकारी उपलब्ध है और 40% जानकारी अभी भी स्पष्ट नहीं है, तो भी आप निर्णय ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर निर्णय लेने से पहले आपके पास 100% जानकारी हो। संभावित जोखिमों का आकलन करें। हर निर्णय के कुछ जोखिम होते हैं। जब भी कोई निर्णय लेना हो, तो हमें पहले उसके संभावित जोखिमों को देखना चाहिए। सबसे खराब स्थिति क्या हो सकती है? क्या मैं इस स्थिति से निपटने के लिए तैयार हूं? इस निर्णय से मिलने वाले लाभ क्या हैं? क्या ये जोखिम उठाने लायक है? इस तरह के प्रश्न पूछने से हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। निर्णय लेने के बाद
उस पर आत्मनिरीक्षण करें। एक अच्छा निर्णय लेने के बाद ये भी जरूरी है कि हम देखें कि उसका प्रभाव कैसा रहा। क्या निर्णय सही था? क्या इसमें सुधार की गुंजाइश है? ये आत्मनिरीक्षण हमें भविष्य में और भी बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। जब हम मानसिक स्पष्टता विकसित कर लेते हैं, तो हमारी निर्णय लेने की शक्ति अपने आप बढ़ जाती है। स्पष्ट सोच, तर्कसंगत दृष्टिकोण और सही रणनीति का उपयोग करके हम अपने जीवन में प्रभावी निर्णय ले सकते हैं और किसी भी जटिल समस्या को हल करने में सक्षम हो सकते हैं। मानसिक अनुशासन और आत्मनियंत्रण विकसित करना। जब हम आत्म विकास की बात करते हैं, तो मानसिक अनुशासन और आत्मनियंत्रण दो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। ये दोनों हमारी सोचने, कार्य करने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। मानसिक अनुशासन का अर्थ है अपने विचारों और ध्यान को नियंत्रित करना, जबकि आत्मनियंत्रण का अर्थ है अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर संयम रखना। यदि हम इन दोनों को विकसित कर लेते हैं, तो हम अपने जीवन में अधिक सफल और संतुलित बन सकते हैं। 1. मानसिक अनुशासन का महत्व। मानसिक अनुशासन हमें जीवन में निरंतरता और स्थिरता प्रदान करता है। ये हमें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है और हमें अनावश्यक विचारों से दूर रखता है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी महत्वपूर्ण कार्य को करते समय भी बार बार ध्यान भटकाने वाली चीजों में उलझ जाते हैं। ये हमारे मानसिक अनुशासन की कमी को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहा है, लेकिन पढ़ाई के दौरान बार बार मोबाइल देखने लगता है, तो वो अपनी एकाग्रता खो देगा। मानसिक अनुशासन ही वो गुण है जो हमें इस प्रकार की कमजोरियों से बचाकर हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करता है। 2. आत्मनियंत्रण का महत्व। जब हम अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो केवल मानसिक अनुशासन ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि हमें आत्मनियंत्रण भी विकसित करना होता है। आत्मनियंत्रण का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को सही दिशा में मोड़ना। हमारी भावनाएं और इच्छाएं कई बार हमें गलत निर्णय लेने के लिए मजबूर कर देती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति वजन घटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अपनी खाने की इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता, तो वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। इसी तरह, अगर कोई व्यक्ति गुस्से में आकर बिना सोचे समझे कुछ कह देता है, तो वो अपने रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है। आत्मनियंत्रण हमें ये सिखाता है कि हमें अपनी भावनाओं पर कैसे नियंत्रण रखना चाहिए और कैसे सही समय पर सही निर्णय लेना चाहिए। 3. मानसिक अनुशासन और आत्मनियंत्रण को प्रभावित करने वाले कारक। कुछ कारक हमारे मानसिक अनुशासन और आत्मनियंत्रण को कमजोर बना सकते हैं, जैसे अत्यधिक भावनात्मक प्रतिक्रिया। जब हम किसी भी स्थिति पर जरूरत से ज्यादा भावनात्मक प्रतिक्रिया देने लगते हैं, तो हमारा आत्मनियंत्रण कमजोर हो जाता है। अस्पष्ट लक्ष्य। यदि हमें यह स्पष्ट नहीं होता कि हमें क्या करना है, तो हम आसानी से ध्यान भटका सकते हैं और अपनी प्राथमिकताओं से भटक सकते हैं। अव्यवस्थित दिनचर्या। अगर हमारी दिनचर्या में अनुशासन की कमी है, तो ये हमारे मानसिक अनुशासन को प्रभावित कर सकता है। नकारात्मक आदतें। कोई भी बुरी आदत, जैसे अनावश्यक रूप से समय बर्बाद करना, जरूरत से ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना या
अस्वस्थ जीवन शैली अपनाना मानसिक अनुशासन को कमजोर कर सकती है। 4. मानसिक अनुशासन और आत्मनियंत्रण को विकसित करने के तरीके। अब सवाल ये उठता है कि हम मानसिक अनुशासन और आत्मनियंत्रण को कैसे विकसित कर सकते हैं। इसके लिए कुछ प्रभावी तरीके निम्नलिखित हैं। दिनचर्या को व्यवस्थित करना। जब हम एक स्पष्ट और व्यवस्थित दिनचर्या अपनाते हैं तो हमारा दिमाग बेहतर तरीके से कार्य करता है। अनुशासन विकसित करने के लिए ये आवश्यक है कि हम अपने दिन के प्रत्येक कार्य को एक निश्चित समय पर करें और अनावश्यक रूप से समय बर्बाद न करें। हमारे दिमाग को ये समझने की आदत डालनी चाहिए कि कब हमें काम करना है और कब आराम करना है। इसके लिए हमें एक ठोस योजना बनानी होगी और उस पर दृढ़ता से अमल करना होगा। ध्यान और मानसिक एकाग्रता का अभ्यास। ध्यान और मानसिक एकाग्रता का अभ्यास करने से हमारा आत्मनियंत्रण और मानसिक अनुशासन मजबूत होता है। ध्यान हमें यह सिखाता है कि कैसे अपने विचारों को नियंत्रित करें और बाहरी दुनिया की हलचल से खुद को अलग करके अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। प्रतिदिन कुछ समय के लिए ध्यान करने से हमारा दिमाग शांत और केंद्रित होता है, जिससे हम किसी भी कार्य को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। छोटे छोटे लक्ष्य बनाना और उन्हें पूरा करना। जब हम बहुत बड़े लक्ष्य बनाते हैं तो कई बार हम उन्हें पूरा नहीं कर पाते और हतोत्साहित हो जाते हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि हम अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करें और एक एक करके उन्हें पूरा करें। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 1 घंटे तक पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन उसे ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो रही है, तो वो शुरुआत में केवल 15 मिनट पढ़ने का लक्ष्य बना सकता है और धीरे धीरे समय बढ़ा सकता है। इस तरह से आत्मनियंत्रण को विकसित करना आसान हो जाता है। अपनी भावनाओं को पहचानना और उन पर नियंत्रण रखना। जब भी कोई भावनात्मक स्थिति उत्पन्न होती है तो हमें पहले ये पहचानना चाहिए कि हम किस तरह की भावना अनुभव कर रहे हैं। क्या हम गुस्से में हैं? क्या हम डर महसूस कर रहे हैं? क्या हम निराश हो गए हैं? जब हम अपनी भावनाओं को पहचानना सीख जाते हैं तो हमें उन्हें नियंत्रित करने में आसानी होती है। गुस्से, निराशा या डर की स्थिति में हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए और कुछ समय के लिए रुककर सोचना चाहिए। इससे हम अधिक संतुलित निर्णय ले सकते हैं। आत्मानुशासन के लिए प्रेरणा ढूंढना। प्रेरणा एक ऐसी चीज है जो हमें लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। जब भी हमें अनुशासन बनाए रखने में कठिनाई हो तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं और हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है। प्रेरणा प्राप्त करने के लिए हम किसी ऐसे व्यक्ति की कहानी पढ़ सकते हैं जिसने अनुशासन के माध्यम से सफलता प्राप्त की हो, या हम अपने जीवन में उन क्षणों को याद कर सकते हैं जब हमने आत्मनियंत्रण के कारण किसी बड़े लक्ष्य को हासिल किया था। 5. मानसिक अनुशासन और आत्मनियंत्रण के दीर्घकालिक लाभ। जब हम मानसिक अनुशासन और आत्मनियंत्रण को अपनी आदत बना लेते हैं तो हमें कई लाभ मिलते हैं। जैसे हमारी उत्पादकता बढ़ जाती है और हम कम समय में अधिक कार्य कर सकते हैं। हम अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में अधिक संतुलित रहते हैं। हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और तर्कसंगत निर्णय ले सकते हैं। हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है क्योंकि हम जानते हैं कि हम अपने विचारों और कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं।
अगर हम इन गुणों को विकसित करने के लिए लगातार प्रयास करते हैं, तो हम न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि एक अधिक अनुशासित और सफल जीवन भी जी सकते हैं।